हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूरज के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूरज से न्यूनतम दूरी पर कब होती है? तो 3 जनवरी को सूरज और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है, जिसे हम लोग उपसौर या पेरीहिलियन कहा जाता है। तो याद रखेंगे, सूरज और पृथ्वी के बीच सबसे न्यूनतम दूरी 3 जनवरी की होती है, जिसे हम लोग उपसौर या पेरीहिलियन कहा जाता है। और उसमें सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। वही पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी की बात करें तो 4 जुलाई को होती है, जिसे हम लोग अपसौर या एपीहिलियन कहते हैं। वह दूरी 15.21 किलोमीटर हो जाती है। तो याद रखेंगे, न्यूनतम दूरी की बात करेगा तो 3 जनवरी और अधिकतम दूरी की बात करेगा तो 4 जुलाई को होती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जनवरी महीना में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्णकटिबंध घास के मैदान नहीं है? शीतोष्णकटिबंध घास 2 प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास होते हैं। तो शीतोष्ण की बात करेंगे तो इसमें कौन सा है? कह रहे कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है? तो इसमें देखेंगे डाउन्स शीतोष्ण घास के मैदान है, जो कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। वेल्ड शीतोष्ण घास के मैदान है, जो कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। तीसरे की बात करें, इस ऑप्शन में है एस्टेपी क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है, जो एशिया और उसके बीच सीमा पर स्थित है। और अगला है सेलवास, यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जो उरुग्वे अर्जेंटीना के बॉर्डर पर स्थित है। तो याद रखेंगे, इसके अनुसार आंसर कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है? सेलवास है। तो याद क्या रखना है? अगर कहेगा कि शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन है, तो नीचे याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। उसके ऊपर थोड़ा सा आएंगे तो साउथ अफ्रीका में वेल्स है। उसके बगल में जाएंगे तो अर्जेंटीना में पंपास है। और उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो सबसे ऊपर में यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर कौन सा है? जिसका नाम प्रेयरी है। और एशिया और यूरोप के सीमा पर कौन है? एस्टेपी है। वही शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करेंगे तो सावाना है, जो अफ्रीका में है। अफ्रीका में अगर देश कहा जाए तो केन्या में है, तंजानिया के बॉर्डर में स्थित है। अगला है कि कंपोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जो ब्राज़ील में है। लानोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जो वेनेजुएला और कोलंबिया में स्थित है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सेलवास। सेलवास क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो पानी सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है काली मिट्टी में। तो इस ऑप्शन में तो काली मिट्टी है ही नहीं है, तो चिकनी मिट्टी को ही हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। चिकनी मिट्टी को क्या कहा जाता है? काली मिट्टी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है, या कपासी मिट्टी कहा जाता है। इसलिए इस ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? चिकनी मिट्टी होगा। अगर कहा जाए कि मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, और कहेगा भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? चिकनी मिट्टी होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वही 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस और चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला याद रखेंगे, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। तो 21 मार्च को क्या मनाए? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 23 दिसंबर को क्या मनाए? राष्ट्रीय किसान दिवस। अब 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर का निर्माण वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, जो पल्लव वंश के एक महान शासक थे।
इन्होंने महामल्ल की उपाधि धारण किया था। क्या किया था? महामल्ल की उपाधि किसने धारण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और अगला याद रखेंगे इसमें, पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने 642 ईस्वी में क्या किया था? हराया था। तो इनके साथ याद 2-3 बात याद रखेंगे। महाबलीपुरम का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन, जो किस वंश से संबंधित है? तो पल्लव वंश से संबंधित है। महामल्ल की उपाधि धारण कैसे? अब पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने हराया था। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम पत्रिका का संपादक कौन है? तो वंदे मातरम पत्रिका के संपादक हैं मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा। और इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा कहा जाता है। और इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 ईस्वी में पहली बार का झंडा फहराया था। पहली बार झंडा फहराया था, वही कहा जाए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे, केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की बात करेगा तो भारत सरकार अधिनियम 1935, लेकिन राज्यों में कहेगा तो भारत सरकार अधिनियम 1919 कहेगा। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। लेकिन कहेगा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की बात करेगा तो भारत सरकार अधिनियम 1935। लेकिन क्वेश्चन कहेगा प्रांतों में किस अधिनियम के तहत द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी प्रांत में समाप्त की बात करेगा तो 1935, लागू की बात करेगा तो 1919। लेकिन भारत कहेगा कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किसके तहत हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935। लेकिन अगर क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना 1765 में हुआ था, वो किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो याद रखेंगे, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना 1765 में कब हुआ था? 1765 में। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और जिसकी समाप्ति 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा कर दिया गया था। अगर क्वेश्चन कहेगा कि भारत में द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? लियोनेल कार्टिस। लियोनेल कार्टिस को भारत में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। यानी इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सबसे पहला बात, गणतंत्र होता क्या है? कहने के मतलब, गणतंत्र के मतलब होता है कि देश के जो भी प्रमुख है प्रत्यक्ष रूप से जनता चुने तो उसी को क्या कहा जाता है? गणतंत्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? गणतंत्र। आते हैं अब सब। पहला है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तभी तो हम लोग गणतंत्र है। तो याद रखेंगे कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसीलिए हम लोग कहाँ हैं? गणतंत्र हैं। तो याद रखेंगे भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब हो गया कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला अगर कहा जाए कि विश्व का प्राचीनतम गणराज्य कौन था? तो बिहार के लिच्छवी था। तो याद रखेंगे, विश्व का प्राचीनतम अगर कह दे गणराज्य कौन है तो लिच्छवी है। और भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो फ्रांस से लिए हैं। और ठीक है, किससे लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। और सबसे प्राचीनतम गणराज्य देश कहेगा तो अभी फ्रांस है। कौन है? फ्रांस है। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पुणे में किया गया था। तो याद रखेंगे कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे में किसके द्वारा किया गया? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। और याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के अगर कहा जाए कि गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एम.जी. रनाडे। एम.जी. रनाडे, जिसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और अगर कहा जाएगा कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु की बात किया जा रहा है। राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले। वही गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एम.जी. रनाडे, जिसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? अद्वैत दर्शन के संस्थापक की बात करेंगे तो शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। तो याद रखेंगे
अद्वैत दर्शन के संस्थापक है शंकराचार्य। वही कहेगा विशिष्ट द्वैतवाद किसने दिया था? तो रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य ने क्या दिया था? विशिष्ट द्वैतवाद दिए थे। ठीक है, क्या दिए थे? विशिष्ट द्वैतवाद। वही कहेगा शुद्ध द्वैतवाद किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने दिया था। किसने दिया था? वल्लभाचार्य। वही कहेगा द्वैतवाद किसने दिया था? निम्बिकाचार्य ने दिया था। निम्बिकाचार्य ने दिया था। अगला क्वेश्चन, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आयन मंडल तरंग का। तो याद रखेंगे, लंबी दूरी तक के रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आयन मंडल तरंग का किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है अस्थायी कठोरता, कि पानी में अस्थायी कठोरता निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? याद रखेंगे कि पानी का अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है। तो याद रखेंगे कि पानी में अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। लेकिन वही कहेगा अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। तो याद रखेंगे अस्थायी कहेगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, अगर वही कहेगा अस्थायी तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है। अगर क्वेश्चन कहेगा कि अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता दोनों को समाप्त करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शराब पीकर वाहन चलाने पर श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो शराब पीकर वाहन चलाने पर श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या प्रयोग करती है? तो पोटेशियम डिक्रोमेट। याद रखेंगे पोटेशियम डिक्रोमेट का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेन के द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो ऑक्टेन के द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। वही सीटेन के द्वारा कहेगा तो डीजल। सीटेन के द्वारा क्या मापा जाता है? सीटेन। तो याद रखेंगे ऑक्टेन के द्वारा कहेगा तो पेट्रोल, सीटेन के द्वारा कहेगा तो डीजल। सीटेन के द्वारा कहेगा तो डीजल की गुणवत्ता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जो यूएसए के सहायता से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायता से स्थापित किया गया था। यह भारत का फर्स्ट परमाणु विद्युत संयंत्र है। तो याद रखेंगे भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। किसके सहयोग से लगाया गया था? यूएसए के सहयोग से लगाया गया था। लेकिन वही क्वेश्चन कहेगा कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया है? कनाडा के सहयोग से लगाया गया है। कहाँ? कनाडा के सहयोग से लगाया गया है। यह कहाँ है? तो राजस्थान में। अगला है कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया है? तो ये रूस के सहयोग से लगाया गया है कहाँ? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है, और यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। लेकिन अगला क्वेश्चन कहेगा कि बताइए कायगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो कर्नाटक में। कायगा कहाँ है? कर्नाटक में। काकरापारा कहेगा तो गुजरात में। नरोडा कहेगा तो उत्तर प्रदेश में। अभी भारत में कुल कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं? तो 22 हैं, यानी 22 हैं। वही क्वेश्चन कह देगा, बताइए कि भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कहेगा तो 1954, आयोग कहेगा तो 1948। याद रखेंगे, परमाणु ऊर्जा विभाग कह देगा तो 1954, आयोग कह देगा तो 1948, और परमाणु कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। टोटल परमाणु विद्युत संयंत्र की संख्या भारत में कुल कितनी हो गई है? 22 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण से में किया जाता है? माने रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंग। क्या होगा? अवरक्त तरंग। तो अवरक्त तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? तो भारत रत्न है, जो वरीयता क्रम के 7 के क में रखा गया है। 7 के क में रखा गया। किस में रखा गया है? 7 के क में रखा गया है।
अगर वही क्वेश्चन कहा जाएगा पहले स्थान पर किसे रखा गया है वरीयता क्रम में, भारत के राष्ट्रपति को। दूसरे स्थान पर किसे रखा गया है, भारत के उपराष्ट्रपति को। तीसरा स्थान पर किसे रखा गया है, भारत के प्रधानमंत्री को। और चौथा पर राज्यों के राज्यपाल को। पाँचवें पर पूर्व राष्ट्रपति को। छठे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश को और स्पीकर को। सातवें पर उप प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, लोकसभा का विपक्ष का नेता। और सात के क में रखा गया है किसे, भारत रत्न प्राप्त करता को, यानी इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न। ब्रेक इवन बिंदु क्या है, ब्रेक इवन बिंदु क्या है, तो वह स्थिति जब फर्म को न तो लाभ हो न हो हानि हो, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन में आएंगे कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी, तो गुजराती में लिखी थी। किस में लिखी थी, गुजराती में लिखी थी। और उनका आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो मूलतः गुजराती भाषा में लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, तो संसार के सबसे बड़ी पोतवाहक की बात करेंगे, स्वेज नहर है। स्वेज नहर है जिसका जो 1869 में बनकर क्या हुआ, रेडी हुआ। और इसका निर्माण किसने किया था, फर्दिनांद द लेपेस ने किया था। फर्दिनांद द लेपेस ने किया था। और 1872 में आवाजाही के लिए इसे क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। और स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। याद रखेंगे कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। और 1956 में मिस्र के द्वारा इसको क्या किया गया, राष्ट्रीयकृत किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, सॉरी। निम्नलिखित में से किस वंश का शासन सबसे अधिक दिन तक चला था, तो याद रखेंगे सबसे अधिक दिन तक कहेगा तो इसका कोड है तुगलो सखी। तुगलो सखी, तुगलो सखी, तुगलो सखी के मतलब तुगलक वंश, गुलाम वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश। तो याद रखेंगे सबसे अधिक दिन तक कहेगा तो तुगलक वंश, सबसे कम दिन तक कहेगा तो खिलजी वंश ने शासन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करेंगे तो मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करेंगे तो मुंबई है। तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, मुंबई है। लेकिन क्वेश्चन कहेगा कि भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, तो विशाखापट्टनम है। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, विशाखापट्टनम है, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। तो विशाखापट्टनम याद रखें प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे गहरा बंदरगाह है। और यह विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज के द्वारा क्या है, सुरक्षित है। अगर वही क्वेश्चन कहेगा भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन है, तो चेन्नई है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कहेगा तो चेन्नई है। और यह सबसे प्राचीन भी है, सबसे प्राचीन भी है। और कहेगा कांडला बंदरगाह क्या है, ज्वारीय बंदरगाह है जो गुजरात में है। और कहेगा कि बताइए नदीय बंदरगाह कौन है, तो कोलकाता है। नदीय बंदरगाह कहेगा तो हल्दिया बंदरगाह है। ठीक है, और सबसे गहरा हम लोग पढ़ लिए विशाखापट्टनम। अगला को इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बाघ है अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में, पखुई अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में। पखुई और पक्के बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। वही ओरांग की बात करेंगे तो असम है। ओरांग कहाँ है, असम में है। डम्फा को कहाँ है, मणिपुर में है। इंद्रावती कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है अब्दुल रजाक विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर निम्नलिखित शासनों में से किसमें आया था, तो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। तो याद रखेंगे देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। देवराय द्वितीय के दरबार, इसका आंसर हो जाएगा ए। लेकिन क्वेश्चन कहेगा निकोली कंटी जो इटली का कहाँ का था, जो इटली का था, जो विजयनगर साम्राज्य के किसके दरबार में आया था, देवराय प्रथम के दरबार में आया था। याद रखेंगे निकोली कंटी आया था, निकोली कंटी देवराय प्रथम, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय। लेकिन नूनीज कहेगा किसके दरबार में आया था, तो अच्युत राय। वही कृष्णदेव राय के दरबार में दो लोग आए थे, बारबोसा डोमिस पाइस। तो याद रखें कृष्णदेव राय के दरबार में दो लोग आए थे, बारबोसा डोमिस पाइस। निकोली कंटी देवराय प्रथम,
अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय और नूनिज किसके दरबार में आया था? अच्युत राय के दरबार में आया था। अच्युत राय के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील की बात करेंगे तो कौन है? बुलर झील है। कहाँ है? बुलर झील है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। तो याद रखेंगे बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और इसी पर तुलबुल परियोजना है। तो याद रखें तुलबुल परियोजना बुलर झील पर है, जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे अधिक खारे पानी का झील कहेगा तो सांभर झील है। कौन है? सांभर झील। लेकिन सबसे 12 खारा पानी का झील कहेगा तो चिल्का झील है। चिल्का झील है। इसका आंसर हो जाएगा बुलर झील। दक्षिण गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? तो पृथ्वी का घूर्णन। तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर घूमती है, वही उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घूमती है। तो याद रखेंगे, ठीक है, कि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखा पर निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो केन्या से होकर गुजरती है, सोमालिया से होकर गुजरती है, मालदीव से होकर गुजरती है, बोत्सवाना से नहीं, बोत्सवाना से मकर रेखा होकर गुजरती है। तो देख लेते हैं कौन कौन देश विषुवत रेखा से गुजरती हैं। तो पहला हो जाएगा इक्वाडोर, पहला हो जाएगा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, ये सब देश से होकर क्या गुजरती है? हाँ, विषुवत रेखा गुजरती है। इसलिए इसका बोत्सवाना इस तरह जिससे होकर मकर रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा औषधि चट्टान नहीं है? औषधि चट्टान नहीं है। तो याद रखेंगे औषधि चट्टान, और पहला चट्टान 3 प्रकार का होता है। अग्नेय होता है, औषधि होता है, जिसे हम लोग परतदार चट्टान भी कहते हैं। तीसरा है कायांत्रिक चट्टान। तो अग्नेय के निर्माण मैग्मा तथा लावा के जमने से होता है, और इसका कुछ एग्जाम्पल है गिरनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पेग्माटाइट हो गया, डायोराइट हो गया, ग्रेब्रो हो गया, बिटुमिनस हो गया। ठीक है, वही औषधि परतदार चट्टान, ठीक है, इससे हम लोग को खनिज तेल की प्राप्ति होती है। ठीक है, औषधि चट्टान का निर्माण वनस्पति जीव जंतुओं के जीवाश्म से बनता है, और इसमें बलुआ पत्थर आता है, चूना पत्थर आता है। ठीक है, इस सब क्या आता है? औषधि चट्टान के उदाहरण हैं। कायांत्रिक चट्टान के उदाहरण में स्लेट हो गया, संगमरमर हो गया, एंथ्रासाइट हो गया, याद रखेंगे। तो इसमें कौन है? बलुआ पत्थर है, नमक का चट्टान है, चूना पत्थर है, कंगलोमेट नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो याद रखेंगे कि कुतुब मीनार के निर्माण की बात करेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, वह 4 मंजिला बनाया था। इसका मरम्मत इल्तुतमिश ने भी कराया था, लेकिन वज्रपात होने के कारण, क्षतिग्रस्त होने पर फिरोज शाह तुगलक ने 1 मंजिल बढ़ाकर इसको क्या कर दिया? 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कर दिया। ये वर्तमान में कुतुब मीनार कुल कितने मंजिल है? 5 मंजिल हैं, जिसके निर्माण 5वीं मंजिल का निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो अधिक से अधिक कोई विधेयक को विधान परिषद 4 माह तक रोक सकती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी बी हो जाएगा। धन्यवाद।